Assalamualaikum everyone. I hope you all are doing good. Here is the most awaited and requested video of motivational letter. I know आप लोगों ने बहुत रिक्वेस्ट की है और मैंने बहुत लेट अपलोड की है, but yes, here it is. If you guys haven't subscribed my channel yet, so do like and subscribe for more videos. Moving towards the letter of motivation. Letter of motivation होता क्या है? लेटर ऑफ मोटिवेशन होता है, डॉक्यूमेंट होता है, एक वर्ड फाइल होती है जिसमें आपकी डिटेल्स होती हैं और रीजंस होती हैं उस सर्टेन यूनिवर्सिटी में, डिग्री में, कंट्री में अप्लाई करने की, ठीक है, सब चीज़ें। और ये बहुत अच्छा उन्होंने एक लाइन लिखी हुई है, प्रेजेंट योर मोटिवेशन फॉर अ सर्टेन फील्ड, कि आप उसमें क्यों अप्लाई करना चाहते हैं, आपका क्या एम है। अच्छा, प्रेजेंट योर पर्सनालिटी से मुराद है कि आपके जो एकेडमिक बैकग्राउंड है, आपकी जो अचीवमेंट्स हैं, आपका जो गोल है, वो सब कुछ इंटरलिंक्ड कैसे है, वो एक लेटर सारा डिफाइन कर रहा होता है और इसी लेटर पे, मोटिवेशनल लेटर पे ही सब कुछ पेश करता है। सब कुछ से मुराद काफ़ी कुछ। वाई इट इज़ नीडेड, ऑब्वियसली इवैल्यूएशन के लिए जो एडमिशन कमेटी है, अगर उनके पास, हो सकता है मेरा CGPA भी 3.1 हो सकता है किसी और का CGPA भी 3.1 हो, किसी और का आइल्स भी 6.5 बैंड हो, जिस तरह मेरा आइल्स का स्कोर है किसी और का भी हो। तो ये जो मोटिवेशन लेटर है ना, ये डिफ्रेंशिएट करता है स्टूडेंट्स के बीच में। कैसे? मेरे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में, मेरी इंटर्नशिप्स में, मेरी जो भी मैंने अचीव किया है, मेरी अचीवमेंट्स में क्या बेटर है। मतलब मैंने किसी, अगर एक कंपेटिटर है, मेरा स्टूडेंट है, मेरे साथ जो स्टूडेंट्स हैं सब, उसमें और मेरे में फ़र्क क्या है, वो उस डिफ्रेंशिएट करने के लिए एक मोटिवेशनल लेटर होता है, ठीक है। ये बिल्कुल नीचे लिखी हुई भी है ये बात कि फॉर डिफ्रेंशिएटिंग बिटवीन गुड, बेटर एंड बेस्ट कैंडिडेट्स, ताकि उनके जो डिसीजन है, जो स्कॉलरशिप का डिसीजन है, जो एडमिशन का डिसीजन है, वो जो डिज़र्व करता है उसको मिले, ना कि उसको जो नहीं डिज़र्व करता। और इसको एवेल्यूएट कैसे किया जाता है? जो प्रोफेसर्स होते हैं रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट के, वो उसको रीड आउट करते हैं, वो आर्ग्यूमेंट्स और उस पर डिस्कशन होती है। वर्ड काउंट, राइटिंग एबिलिटी, आपका मोटिवेशन लेटर बहुत कुछ बता रहा होता है। इसीलिए इसको हम कहते हैं कि इसको सिंपल रखना चाहिए, येट इसको प्रोफेशनल रखना चाहिए, ठीक है। सिंपल लिखना है लेकिन इसको प्रोफेशनल और अच्छा आपने लिखना है। और इसकी जो प्रेजेंस है या जो इसकी इम्पोर्टेंस है, वो इक्वल होती है GPA के ही इक्वल होती है। और आपके इंटरव्यू के लिए भी ये यूज़ किया जाता है, ये बात भी जहन में रखिएगा। जब अगर आपको यूनिवर्सिटी से एक्सेप्टेंस आती है और वो कहते हैं कि जी हम आपका इंटरव्यू लेंगे, तो आपका मोटिवेशनल लेटर वो लोग सामने रखेंगे और उसमें आपने जो लिखा होगा वो आपको पूछेंगे कि आपने क्यों लिखा है, या इसको फर्दर एक्सप्लेन करें, एलैबोरेट करें, या उसको पढ़ते हुए क्रॉस क्वेश्चनिंग होती है। अब हम इसके मेन उसकी तरफ चलते हैं कि इसको लिखना कैसे है। अच्छा, सबसे पहले मोटिवेशन लेटर आपका एक दिन में नहीं लिखा जाता, ये भी मैं बता दूं, क्योंकि मैं ख़ुद लिख रही हूँ बड़े अरसे से, और एक दो लाइन रोज़ कोई ना कोई ऐड कर देती हूँ जो मुझे लगता है कि होनी चाहिए। तो इस पर टाइम लगता है लिखने में, ठीक है। आपने रिसर्च करनी होती है। फिनलैंड की बात करें तो फिनलैंड पे रिसर्च करें, रिस्पेक्टिव प्रोग्राम और यूनिवर्सिटी को अच्छे से पढ़ लें, उसके जो डिस्क्रिप्शंस हैं, उसके जो कोर्सेज हैं, आपको कैसे वो फ़ायदा देंगे, कैसे वो इंटरलिंक्ड है आपकी बैचलर्स से, कैसे वो इंटरलिंक्ड है आपके वर्क एक्सपीरियंस से अगर आपके पास है तो, ताकि उसको आप लिंक कर सकें। कुछ बहुत ऑपोजिट नहीं होना चाहिए। और कॉपी तो बिल्कुल नहीं करना, प्लेजरिज्म फिनलैंड में नहीं चलता। और गाइडलाइंस रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटीज़ की होती हैं, लेकिन एक स्टैंडर्ड सेट भी है कि आपका इतना ऐसा मोटिवेशन लेटर होना चाहिए। इसको फिर आप ऊपर नीचे कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सिटीज़ गाइडलाइन। रिकमेंडेड स्ट्रक्चर्स होते हैं, या तो आप 5 पैराग्राफ्स कर लें या आप 3 पैराग्राफ फॉर्मेट कर लें। 3 पैराग्राफ फॉर्मेट भी अच्छा है, लेकिन 5 ज़्यादा अच्छा लग रहा है मुझे। सब चीज़ें सेपरेटली डिफ़ाइन की जाएंगी। मूविंग टूवर्ड्स नेक्स्ट, इंट्रोडक्शंस में आपको
गाइडलाइंस दी जाती हैं कि जो यूनिवर्सिटी है आपने उसके कॉन्टैक्ट डिटेल्स वगैरह नहीं लिखनी, आप एक फॉर्मल सैलूटेशन यूज़ कर लें, रिस्पेक्टेड एडमिशन कमेटी, मैंने भी ये यूज़ किया हुआ है। अपने नाम से स्टार्ट करें और अपना प्रोग्राम, जैसे मैं अपने बारे में अगर मैं लिखूं तो आई एस आई एम मुमना नासिर एंड आई पे माई सिंसियर इंटरेस्ट इन दिस यूनिवर्सिटी और एट इन दिस प्रोग्राम एट योर यूनिवर्सिटी, ठीक है। इन द एम एस प्रोग्राम, MS फाइनेंस प्रोग्राम एट यूनिवर्सिटी ऑफ वासा, बस। अच्छा, आपका जो मेन मोटिवेशनल स्टेटमेंट है दैट कैन बी एनीथिंग। आपको क्या मोटिवेट कर रहा है, आपका क्या एम है, आपका क्या गोल है, आपको क्या चीज़ पसंद आ रही है, क्या चीज़ है जो आपको आगे मास्टर्स परस्यू करने पे मोटिवेट कर रही है। समटाइम्स होता है लोग कहते हैं जी बैचलर्स इनफ नहीं है, मेरा ये एम है इसके लिए मास्टर्स डिग्री या मुझे फर्दर स्टडीज़ जो है वो इम्पॉर्टेंट है, और मुझे लगता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यूनिवर्सिटी ऑफ वासा की बात करूँ तो यूनिवर्सिटी ऑफ वासा का जो ये कोर्स है ये बहुत बेहतरीन है मेरे इस एम के लिए और ये फुलफ़िल कर रहा है मेरी हर चीज़ को। तो दीज टाइप्स ऑफ थिंग्स आप लिख सकते हैं, 3 4 5 सेंटेंसेस इनफ होते हैं। एकेडमिक बैकग्राउंड, ऑब्वियसली यहाँ पे ये बहुत अच्छी बात लिखी हुई है कि मेंशन योर CGPA इफ़ इट इज़ गुड इनफ। अगर नहीं है 3+ है तो मेंशन कर दे, नहीं है तो देख तो उन्होंने वैसे भी लेना है ट्रांसक्रिप्ट और डिग्री पे, तो आप मोटिवेशनल लेटर में ना ही मेंशन करें इसमें। अच्छा, एकेडमिक बैकग्राउंड में आपका जो भी अगर आपने प्रीवियसली भी स्कॉलरशिप्स ली हुई हैं, अगर आप प्रीवियसली भी एकेडमिकली बहुत अच्छे रहे हैं, या आपकी जो भी अचीवमेंट्स हैं एकेडमिकली, ठीक है, वो आपने बहुत स्ट्रेट फॉरवर्डली मेंशन करनी है, सीधी सीधी, कुछ ज़्यादा हलवा बना के या कुछ ज़्यादा करके उसको गार्निश करके नहीं मेंशन करना। स्ट्रेट अवे जो आपने अचीव किया उसको आपने मेंशन करना है इस पैराग्राफ के अंदर। और आपके ऑब्वियसली, जिस तरह मैं यूनिवर्सिटी ऑफ आसा में अप्लाई जब कर रही हूँ और मैंने MSc फाइनेंस किया, तो मैंने ये बोला कि मैंने BSc अकाउंटिंग और फाइनेंस किया हुआ है और ये मेरे कोर कोर्सेज रहे हुए हैं और मैंने इनमें बहुत अच्छा परफॉर्म किया हुआ है, ठीक है। मेरा इन सब में इंडिविजुअली 3+ GPA रहा है। और एनी को करिकुलर एक्टिविटीज़ जो कि रिलेटेबल है इसमें, राइट, जैसे वॉलंटरी मैंने वर्क किया है, अगर आपने ऐसा कुछ किया और आपने उसके बारे में थोड़ा सा एक आध लाइन सिर्फ, ज़्यादा नहीं, वो लिख दिया तो दैट वुड बी गुड। ये मैंने ऊपर भी बात बताई थी और मैं अगेन ये बता देती हूँ कि आपका जो कनेक्शन है BSc और MSc का वो होना चाहिए। यहाँ पे ये बात लिखी हुई है इफ़ यू कैन मेक वन। अगर तो आप बहुत ही ऑपोजिट जा रहे हैं, आपने BSc किसी और में किया और MSc आपने किसी और में करना है, तो हाँ फिर आप कोई एक कनेक्शन किसी तरह ढूंढ के आप बना दें, लेकिन जितना ज़्यादा कनेक्शन होगा उतना ज़्यादा पोर्टफोलियो स्ट्रॉन्ग होगा। अगर आप प्रीवियसली भी वही डिग्री कर रहे हैं जो आप आगे परस्यू करना चाह रहे हैं, फिर तो ये बहुत अच्छी बात होती है ना, इट्स अ प्लस पॉइंट, इट्स अ पॉजिटिव थिंग। अगर आप ऑपोजिट जा रहे हैं तो फिर आपके लिए थोड़ा सा इशू होगा, इसलिए आपने कोई ना कोई कनेक्शन निकालना है कि मैंने ये BSc में किया था और अब मैं ये करना चाहती हूँ या करना चाहता हूँ, तो फिर उसका कोई कनेक्शन ढूंढें कि मैं क्यों करना चाहता हूँ। ओके, नाउ मूविंग टूवर्ड्स प्रोफेशनल बैकग्राउंड एंड वर्क एक्सपीरियंस एंड स्किल्स। अगर आपने किया हुआ है कोई, अगर नहीं किया हुआ तो आप ना मेंशन करें, ऑब्वियसली MSc में अक्सर नहीं किया हुआ होता। अच्छा, यहाँ पे इन्होंने ये बात दो तरह से डिवाइड की हुई है कि दोज हु हैव एक्चुअल प्रोफेशनल एक्सपीरियंस स्टार्ट बाय मेंशनिंग योर मोस्ट रीसेंट पोजीशन। अपनी जो आप अभी कर रहे हैं उसको मेंशन करें। टॉक अबाउट स्किल्स एंड लर्निंग, मेंशन योर प्रीवियस वर्क, टॉक अबाउट स्किल्स एंड यू लर्न देयर उसमें, और मेक अ कनेक्शन बिटवीन, वही वाली बात की कनेक्शन आपके वर्क एक्सपीरियंस BSc और MSc में एक कनेक्शन ज़रूर होना चाहिए जो मोटिवेशनल लेटर में नज़र आए। और अगर आपके पास एक्चुअल प्रोफेशनल एक्सपीरियंस नहीं है तो फिर आपने इंटर्नशिप्स के बारे में लिखें, रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में लिखें, स्किल्स के बारे में लिखें जो आपने इंटर्नशिप के टेन्योर में लर्न की हैं, रेलिवेंट प्रोजेक्ट्स के बारे में लिखें, मेक अ कनेक्शन बिटवीन करंट स्किल सेट एंड इंटेंडेड MS। जैसे अभी मैं हूँ, मैंने जैसे ही अपना BS कंप्लीट किया, आई स्टार्टेड डूइंग जॉब एज एन एडमिन ऑफिसर। खैर वो मेरे डिग्री से बहुत रिलेटेबल नहीं थी, बट येस आई स्टार्टेड डूइंग, और मैंने उसमें से बहुत सारी चीज़ें ऐसी लर्न ज़रूर की जो मेरी डिग्री में यूज़ की जा सकती थी। वो मैंने 2 मंथ्स कंटिन्यू की, उसके बाद मैंने
वन ऑफ द बिग 4 फर्म्स KPMG, उसमें इंटर्नशिप स्टार्ट कर दी। अभी मेरी इंटर्नशिप ख़त्म होने वाली है, उसमें मैंने ऑडिट एज एन ऑडिट इंटर्नी ज्वाइन किया हुआ है, और उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं विच कैन फर्दर हेल्प मी आउट इन माई MSc। तो इस तरह की बातें आपने लिखनी है। अगर आपके पास नहीं है, अब मेरा ख्याल है BSc में अब तो ये कंपलसरी है कि सबने इंटर्नशिप करनी होती है। अगर आपने इंटर्नशिप ऑब्वियसली वहाँ पर सबमिट कराई होगी अपनी बैचलर्स में, तो आपने वो लिखना है। अगर आपने ये भी नहीं किया हुआ, तो आप अपने एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ जो आपने अपने प्रोजेक्ट वर्क्स किए हुए हैं, जो आपने अपनी यूनिवर्सिटी की टेन्योर के अंदर 4 साल में जो जो ऐसी इवेंट्स किए हुए हैं जो आपको लगता है कि इसमें हम डाल सकते हैं, प्रोफेशनल इवेंट्स, ठीक है, और वो रिलेटेबल भी हैं, तो आप वो लिख सकते हैं इसमें। क्योंकि आई टोटली अंडरस्टैंड दिस थिंग कि हर किसी ने नहीं किया हुआ होता। आजकल जॉब्स और इंटर्नशिप्स का बहुत प्रॉब्लम है, तो पीपल आर वरिड कि हम क्या लिखेंगे। लेकिन आपने ये एक अलग से पैराग्राफ करना ज़रूर है। अगर अगर आपके पास ये प्रोफेशनल एक्सपीरियंस बिल्कुल भी ज़ीरो है, तो कोशिश करें कि आप फिर 3 पैराग्राफ फॉर्मेट में चले जाएं, और आप प्रोफेशनल बैकग्राउंड को और एकेडमिक बैकग्राउंड को, ये दोनों को मिक्स कर दें ताकि इतना प्रॉब्लम ना हो। देन मेन मोटिवेशनल पैराग्राफ, यहाँ पे आपने अपने ये लिखना है कि बेस्ड ऑन BSc एंड वर्क एक्सपीरियंस थिंक ऑफ रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम। कि जी मेरी मोटिवेशन है कि मुझे लगता है कि मैं, पता नहीं, मैंने ये MSc करके दुनिया फतह कर लेनी है, लेकिन लिखनी ऐसी लाइंस होती हैं कि MSc करके मैंने ये दुनिया फतह कर लेनी है, या पता नहीं कौन सा जो मुल्क का, पाकिस्तान का हिसाब किताब है जो मैंने अकाउंटिंग और फाइनेंस पढ़ के वो मैंने ठीक करना है। ऐसी बातें लिखनी है इसमें। या तो आपने कोई रिसर्च करनी है, या फिर आपका कोई एम है। रिसर्च तो खैर ऑब्वियसली बहुत सारे डिफरेंट, जिस तरह मैं अपनी फ्रेंड की बात कर रही हूँ, वो बायोमेडिकल की हैं, वो बायो साइंसेस की हैं, जिस कोर्स में उन्होंने एडमिशन लिया उसमें बहुत सारा रिसर्च वर्क रिक्वायर्ड है, ठीक है। बिजनेस में सो फार ऐसा कुछ नहीं होता, अकाउंटिंग और फाइनेंस में भी क्या रिसर्च चाहिए होती है। हाँ, एनालिटिकल आपको अक्सर प्रोजेक्ट्स में करना पड़ता है, कोई ख़ास डोमेन नहीं होती है। लेकिन हाँ, आप इसको एम कह सकते हैं। आप ये कह सकते हैं कि मेरा ये एम है कि मैं इस टाइम पे, या मैं ये चीज़ अचीव करूँ, या मैं यहाँ पर स्टैंड करूँ। तो ये जो MS कोर्स मैं ऑप्ट करना चाह रही हूँ, ये मुझे इस तरह से हेल्प आउट करेगा, ये मुझे इस तरह से शेप करेगा अपने एम को अचीव करने में, या अपने गोल तक पहुंचने में। तो आप ये लिख सकते हैं। आपको ये मैंने बात पहले ही बताई कि जो भी आप MS चूज़ करेंगे, या जो भी यूनिवर्सिटी चूज़ करेंगे, वो आपने पूरा रिसर्च करना है, उसकी पूरी डिस्क्रिप्शन पढ़नी है उस MS की, उस यूनिवर्सिटी के बारे में आपने पढ़ना है। ये आपके लिए वैसे भी ज़रूरी है। अगर आपका इंटरव्यू हुआ तो वो आपसे सवाल पूछ सकते हैं कि हमारी यूनिवर्सिटी के बारे में, वाई दिस यूनिवर्सिटी और वाई दिस कोर्स। तो आपने उसके बारे में लिखना है। वही वाली बात, यू हैव टू अगेन, आप वही बात को रिपीटेटिव चीज़ में, लेकिन कुछ नए अंदाज में आपने प्रेजेंट करना है कि मैंने ये कोर्स क्यों पढ़ना है, या वाई दिस, इसी यूनिवर्सिटी से मैंने क्यों करना है, ठीक है। उसको आप लिंक कर सकते हैं। आप उसमें यूनिवर्सिटी की, अब मैंने वासा की देखी थी, MS फाइनेंस का डिस्क्रिप्शन उसके नीचे लिखा हुआ था। उन्होंने अपने स्टूडेंट्स को हाईलाइट किया हुआ था, उनका पोर्टफोलियो लिखा हुआ था वहाँ पे कि जी इतने परसेंट के इतने स्टूडेंट्स हमारे MS यानी ग्रेजुएट होने से पहले ही उनको यहाँ यहाँ जॉब मिल गई है, इस कंपनी में, इस पोस्ट में। और फिर स्पेसिफिक कुछ रैंडम स्टूडेंट्स के उन्होंने नीचे पिक्चर्स के साथ पोर्टफोलियोज, नेम्स और सब कुछ लगाया हुआ भी था। तो आप वो कह सकते हैं, आप इस चीज़ को मेंशन कर सकते हैं, क्या मैं वेबसाइट पे देखा है ये चीज़, या मेरी रिसर्च ये बता रही है कि जो आपके प्रीवियस स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ यहाँ स्टैंड कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली आई टू हैव दैट एम कि मैं भी फ्यूचर में वहाँ स्टैंड करूँ। तो दिस कोर्स इज़ द बेस्ट थिंग, और दिस कोर्स इज़ द बेस्ट way to reach that point, to reach that goal. So these are the main things, these are the highlighting points. इसमें कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है कि आप लोग ना कर सके। एंड द लास्ट पार्ट इज़ कंक्लूजन। और कंक्लूजन में भी आप अपना यही इसी पैराग्राफ को एंडिंग की तरफ लेके जाएंगे एक न्यू लाइन से, कि आई ऑलवेज वांटेड टू बी दिस, एंड दिस प्रोग्राम इज़ गोइंग टू हेल्प मी। और लास्ट लाइन आपने ये ज़रूर लिखनी है कि थैंक यू फॉर रिव्यूइंग माई एप्लीकेशन, और थैंक यू फॉर गिविंग योर टाइम टू दिस एप्लीकेशन। इस तरह की कोई कंक्लूडिंग लाइन लाजमी लिख। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द मोटिवेशनल पैराग्राफ।
थैंक्स टू जिन्होंने ये बनाया है, इनका नाम हम इनको क्रेडिट दे देते हैं, ज़ुबैर तारिक साहब, अब पता नहीं कौन है, बट थैंक्स टू हिम, इन्होंने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया है और बिल्कुल इसी तरह लेटर ऑफ मोटिवेशन बनेगा और ये बहुत कोई नहीं है प्रॉब्लम। आप इसको बनाकर किसी अपने प्रोफेसर से या किसी प्रोफेशनल इंग्लिश टीचर से चेक करा सकते हैं। आप उन्हें बोलें कि इसमें से ग्रामेटिक एरर रिमूव कर दें या इसको थोड़ा बेहतर कर दें, लेकिन आपको लिखना खुद ही पड़ेगा। सो यस, everything is going towards now finalization and stay tuned। आप लोग भी साथ रहें, आप लोग भी साथ साथ अप्लाई करें, आप लोग भी साथ साथ अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी करें, साथ ही अप्लाई करेंगे, देखते हैं क्या बनता है, फिर कुछ ना कुछ तो बन ही जाएगा, या मिल जाएगा या नहीं मिलेगा। So hope for the best, wish you all best of luck, and yes, if you haven't subscribed and liked my channel yet, so do like and subscribe for more vlogs. Allah Hafiz.